Good morning students. Today we will start our fourth chapter understanding laws. कानूनों की समझ. So let's start. You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the law dealing with buying some and selling of property. आप कुछ लॉज से क्या होंगे, फैमिलियर होंगे. आप कुछ कानूनों को जानते होंगे, जैसे कि मैरिज की एज क्या होती है, किस एज में कोई व्यक्ति इंडिया में वोट दे सकता है, और जो प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने के कानून हैं, ये इन कानूनों से आप क्या होंगे, थोड़े बहुत फैमिलियर होंगे. वी नाउ नो दैट द पार्लियामेंट इज़ इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज. पार्लियामेंट में क्या होता है, कानूनों को बनाया जाता है. डू दीज लॉज अप्लाइज टू एवरीवन. क्या ये जो कानून है वो सबके लिए, सबके ऊपर अप्लाई होते हैं? तो चलिए देखते हैं, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. डू ऑल डू लॉज अप्लाई टू ऑल. क्या जो कानून होते हैं वो सभी पे अप्लाई होते हैं? रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. आपको यहाँ पर एक सिचुएशन दी गई है और उसका आपको आंसर देना है. इसमें बताया गया है कि अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प्स हिज सन टू गो इनटू हाइडिंग because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court to a crime that he has committed. Do you think that the government official action were right? Should his son be exempted from the law just because his father is an economically and politically powerful? तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और उनके बेटे ने कुछ क्राइम किया है, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने बेटे को छुपाने की और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है. तो क्या आपको लगता है कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर का बेटा है और इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वो बहुत पावरफुल है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा? The above is a clear case of the violation of law. यहाँ पर एक केस दिया गया है जिसमें क्या किया जा रहा है, कानून को तोड़ा जा रहा है. As you read in Unit 1, members of Constitutional Assembly were agreed that should be no arbitrary exercise of power in independent India. आपने पहले यूनिट में पढ़ा है कि भारत में, स्वतंत्र भारत में कोई भी क्या नहीं कर पाएगा, अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा. ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ. भारत में, स्वतंत्र भारत में सारे के सारे नागरिक कानून के सामने क्या होंगे, समान होंगे. द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ their religion, caste and gender. What the rule of law means is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above of the law. तो क्या जो कानून है, कानून के द्वारा क्या किया गया है, ये निश्चित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, ना उसके धर्म के आधार पर, ना उसकी कास्ट के आधार पर, और ना ही उसकी जाति के आधार पर. जितने भी कानून हैं सबके लिए क्या है, बराबर है. नो वन कैन बी अबव द लॉ. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. नीदर अ गवर्नमेंट ऑफिसर नॉर अ वेल्दी पर्सन और नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज़ अबव द लॉ. ना ही कोई ऑफिसर, ना ही कोई नागरिक, और तो और जो भारत के प्रेसिडेंट हैं उन्हें भी कानून से ऊपर जाने का अधिकार नहीं है. In ancient India, there were innumerable and often overlapping local laws. प्राचीन भारत में बहुत सारे ऐसे कानून थे जिनमें क्या होता था, लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता था, जिनके द्वारा भेदभाव होता था. This slowly began to change as the system of law began to further evolve during the colonial period. धीरे धीरे जैसे जैसे अंग्रेज भारत में आए, तो जो ये भेदभाव था जाति के आधार पर इंडिया में, वो धीरे धीरे कम होने लगा. It is often believed that it was British colonialists who introduced the rule of law in India. ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों ने समानता का अधिकार भारत में दिया, लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं, हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूट दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड. लेकिन जो इतिहासकार हैं उनको क्या, उनके बीच में भेद है कि अंग्रेज वो नहीं मानते कि अंग्रेज़ों के द्वारा समानता लाई गई. उनका मानना है, टू ऑफ विच इंक्लूड, उनका जो कहना है उसमें से एक बात ये है कि द कॉलोनियल लॉ वॉज आर्बिट्ररी. उनका कहना था जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो कानून लगाए थे उसमें क्या थी, असमानता थी. द सेकेंड दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड a prominent role in the development of a legal sphere in British India. और दूसरा उनका कहना था जो भारत के जो नेशनलिस्ट थे, जो भारत के क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उन लोगों की वजह से जो समानता का कानून था भारत में आया.
Okay, one example of arbitrariness that concluded to exist as part of British law in the Sedition Act of 1870. The idea of sedition was very broadly understood within this act. Any person protesting or criticizing the British government could be arrested due to dual trial. तो इसमें क्या होता था, पहले जो अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या किया था, उनकी असमानता को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक एक्ट लगाया था जिसे सेडिक्शन एक्ट के नाम से जाना जाता है। सेडिक्शन एक्ट 1870 में लगाया गया था, जिस एक्ट के अनुसार जो ब्रिटिशर्स थे, अगर कोई भी नागरिक उनके खिलाफ बोलेगा या उनके विरुद्ध आवाज़ उठाएगा तो उनके ऊपर क्या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ट्रायल करती थी और उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल देती थी। तो इंडिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उनके खिलाफ कुछ बोल पाए, ऐसा एक्ट उन्होंने लगाया था। तो ये समानता पे बेस्ड कानून नहीं था। ओके, now see, another example of British arbitrariness was the Rowlatt Act, which allowed the British government to imprison people without due trial. Indian nationalists, included Mahatma Gandhi, were vehement in their opposition to the Rowlatt bills. Despite a large number of protests, the Rowlatt Act came into effect on 10 March 1919. In Punjab, protests against this act continued due to actively, and on April 10, two leaders of the movement, Dr. Satyapal and Dr. Saifuddin Kishlu, were arrested. To protest these arrests, a public meeting was held on 13th April at Jallianwala Bagh in Amritsar. General Dyer entered the park with his troop. They closed the one exit, and without giving any warning, General Dyer ordered the troops to fire. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे उनकी असमानता, उनके भेदभाव का साफ साफ प्रदर्शन हो सकता है। जैसे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक रॉलेट एक्ट लगाया था जिसके खिलाफ जो भारतीय थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और जलियांवाला बाग में वो लोग सारे के सारे जितने भी भारत के नागरिक थे जो उसके विरुद्ध थे वहाँ पर जाके इकट्ठा हुए। तो जो जनरल डायर था उसने क्या किया, बिना किसी वार्निंग के जो गेट था वहाँ अपनी सेना के साथ वो आया और उसने जो जलियांवाला बाग से निकलने वाला गेट था दूसरा, उसे बंद करा दिया और अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि वो क्या करे, फायरिंग करे। तो इस में बहुत सारे हज़ारों की संख्या में जो भारतीय थे वो क्या हुए, उनकी वहाँ पर डेथ हुई। उसमें कई वुमेंस थे, चिल्ड्रंस थे और बहुत सारे लोग और भी थे। By the end of the 19th century, the Indian legal profession also began emerging and demanding respect in colonial court. Indian judges also began to play a greater role in making decisions. Therefore, there are several ways in which Indian played a major role in evolution of the rules of law during the colonial period. 19th century के अंत होने तक बहुत सारे कानून निकल के आए जिसमें से जो भारतीय लॉयर्स थे वो भी सामने आए और उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साथ ही साथ जो भारतीय थे वो ब्रिटिशर्स के राज में भी क्या करने लगे, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए और कई कानून अपने लिए उनकी मांग करने लगे। विद adoption of constitution every year, our representative pass several new laws as well as amend existing one. अब जब से हमने कानून अपना संविधान बनाया है उसी के साथ हर साल क्या होता है, कानून में कई बदलाव होते हैं, नए बिल लाए जाते हैं। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ सन, डॉटर एंड देयर मदर कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। जैसा कि एक कानून लाया गया था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में, जिसके अनुसार बेटा, बेटी और माँ तीनों को परिवार की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें समान अधिकार मिलेगा। ये कानून लाया गया था।